गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल का दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहें। इस लेक्चर में हम डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ नेचर। डिफॉरेस्टेशन जो है वो हमारे नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। तो डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर। आपका हेडिंग हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर। हमारे प्रकृति के बैलेंस को बिगाड़ता है डिफॉरेस्टेशन। मतलब डिफॉरेस्टेशन से हमारा प्रकृति डिस्टर्ब होती है। जितने हम जंगल झाड़ को काटते जाएंगे उतना ही हमारे नेचर में डिस्टर्बेंस आते जाएगा। तो पहले क्या क्या डिस्टर्बेंस होगा इससे, ये हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। डिफॉरेस्टेशन, अगर हम लोग लगातार पेड़ों को काटते रहे, इफ कटिंग ऑफ ट्री लगातार चलते रहेगा तो इससे होगा क्या, आपके रेनफॉल में कमी हो जाएगी, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज हो जाएंगे, फ्लड जो है बार बार आएंगे। तो सो मैनी नेचुरल कैलामिटीज विल टेक प्लेस। मतलब इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज, इफ कटिंग ऑफ ट्रीज continues rainfall and fertility of soil will decrease। रेनफॉल जो होगा, जितना वर्षा होना चाहिए उतना नहीं होगा, एंड सॉइल की फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर रेनफॉल बढ़ता चला जाएगा, अगर ट्रीज का कटना लगातार कायम रहेगा तो वर्षा और उपजाऊपन जो है वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये घटता चला जाएगा। इससे क्या होगा कि प्राकृतिक आपदा जो है उसके आने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। मतलब नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड और ड्रॉट, ये दोनों का चांसेस बढ़ जाएगा। तो दिस विल इंक्रीज, मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज also increase the chances of natural calamities, मतलब कि प्राकृतिक आपदा, such as flood and drought, such as flood and drought। मतलब यहाँ पर बाढ़ और सूखा, अकाल दोनों आने शुरू हो जाएंगे। So much important trees for our life, मतलब पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, because they are also a source of oxygen and food। ये ऑक्सीजन भी देते हैं, हमें फूड भी देते हैं, और so many products हम लोग पौधे से पाते हैं। तो पेड़ का काटना बहुत सारे आपदाओं को लेके आता है, जैसे फ्लड एंड ड्राफ्ट। अगर बार बार पेड़ को लगातार काटते रहें तो नेचर का साइकिल भी डिस्टर्ब होता है, जिससे रेनफॉल और प्रकृति की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, वो कम होती चली जाएगी। अगले पॉइंट्स की बात करें तो कटिंग ऑफ ट्रीज will lead to global warming as CO2 trap the heat rays
the heat rays reflected by the earth। देखिए क्या होता है कि कटिंग ऑफ ट्रीज, ये पृथ्वी मदर अर्थ, दिस इज अर्थ। अब यहां है, अगर पेड़ पौधे लगातार कटते जाएंगे जो चारों तरफ ये CO2 का एक का आवरण हमारी पृथ्वी को घेर लेगा। CO2 all around our atmosphere, the quantity of CO2 will get increased। CO2, पेड़ के कटने से CO2 का लेवल जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। तो जो भी हीट रेज हमारे पृथ्वी पर पड़ रहा है, हीट रेज, तो वो जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है और रिफ्लेक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड उस हीट रेज को एब्जॉर्ब करता है। CO2 एब्जॉर्ब्स द हीट रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, और ये क्या करता है, एक चारों तरफ से हमारी पृथ्वी को फिर पुनः गर्म करने लगता है। इट हीट द अर्थ वंस मोर। ये अर्थ जो है उसके चारों तरफ सराउंडिंग में CO2 है, CO2 इन इट्स सराउंडिंग, एंड ये सराउंडिंग में जो हमारा CO2 है वो चारों तरफ से उसको हमारे पृथ्वी के तरफ ये हीट रेज को ट्रैप करता है। CO2 ट्रैप्स द हीट रेज एंड री-रेडिएट टू द सरफेस ऑफ अर्थ व्हिच लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या होगा कि अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड हीट रेज को री-रेडिएट करता है पृथ्वी पर, तो उससे क्या होता है कि ग्लेशियर वगैरह जितने भी होंगे वो मेल्ट करने शुरू कर देंगे, एंड दिस विल हीट द अर्थ और ग्लोबल टेम्परेचर को भी बढ़ा देगा। इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर विल इंक्रीज वाटर लेवल, मतलब मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स विल टेक प्लेस। इससे क्या होगा कि इससे फ्लड वगैरह सब आना शुरू हो जाएंगे। दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड, ए गुड हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, खासकर इंफ्रारेड रेडिएशन को ये ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करता है। हीटिंग इफेक्ट जो होता है मेनली वो इंफ्रारेड से होता है। हीटिंग इफेक्ट is mainly caused by infrared हीटिंग इफेक्ट जो है मुख्य रूप से वो इंफ्रारेड से ही संभव होता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ, अगर मान लीजिए कि इसी तरह से इंक्रीज इन टेम्परेचर हो हमारी पृथ्वी का, तो इससे क्या होगा, ये डिस्टर्ब कर देगा हमारे वाटर साइकिल को। इंक्रीज इन टेम्परेचर increase in temperature on earth will disturb water cycle and reduce rainfall क्योंकि अगर आप लगातार पेड़ को काटते जा रहे हैं तो ट्रांसपिरेशन भी कम होता जाएगा। ट्रांसपिरेशन कम होने से वाटर का इवापोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ वो कम होगा, जिससे क्या होगा कि आपका रेनफॉल भी कम होगा और वाटर साइकिल में डिस्टर्बेंस आएगा। तो इतना सारा इफेक्ट है अगर आप पेड़ को काट रहे हैं। तो रेनफॉल और फर्टिलिटी मतलब कि रूट्स जो होते हैं वो टॉपमोस्ट लेयर ऑफ सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, जिससे क्या होता है कि मिट्टी की फर्टिलिटी रेट बनी रहती है। लेकिन जैसे हम पेड़ को काट देते हैं, इफ वी कट द ट्रीज, तो उसका क्या होता है कि टॉपमोस्ट लेयर जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं, तो विंड से, फ्लड से ये फ्लो करके रिवर बेड्स तक चले जाते हैं। तो यहाँ पर कटिंग ऑफ ट्री कंटिन्यूअस रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ ए सॉइल गेट डिक्रीज। Cutting of trees also increase the chances of natural calamities and flood and drought। अच्छा, cutting of tree will lead to global warming। बार बार अगर हम पेड़ काटते रहें तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होगा और CO2 ट्रैप हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। CO2 जो होगा वो हीट रेज को ट्रैप करेगा, जो हीट रेज CO2 का एटमॉस्फेयर
और ये हीट जो पड़ेगा वो रिफ्लेक्ट करेगा, और हीट जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हीट रेडिएशन, खासकर आईआर रेज, इंफ्रारेड के कारण ही हीटिंग होता है। इसको इंफ्रारेड को हम लोग हीट वेव भी कहते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडिएशन मतलब विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशंस, और इसको हीट वेव भी कहते हैं। हीट वेव का जनरली अर्थ है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड ही केवल हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और ये CO2 हीट जो है जैसे पृथ्वी पर पड़ता है, पृथ्वी उस हीट के कुछ पार्ट को हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो चारों तरफ हमारे वातावरण में है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन, हमने बहुत सारे पेड़ को काट दिया है। तो ये हीट को कार्बन डाइऑक्साइड अपने बाहर सराउंडिंग में नहीं जाने देगा, इधर ही इसको ट्रैप करके रखेगा। चारों तरफ से जब हीट ट्रैप हो जाएगा तो सोचिए हमारे अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर विल इंक्रीज, और दिस विल लीड्स टू फ्लड, drought and also disturb the water cycle. So this is the thing that what happens with deforestation. ऐसे चीज होंगे जब आप डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटने लगेंगे तो ऐसा चीज होगा। तो सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैसे हम जानेंगे कि सॉइल के प्रॉपर्टी को डिफॉरेस्टेशन से सॉइल की प्रॉपर्टीज भी डिक्रीज होती है। मतलब कि जैसे पेड़ काटते जाएंगे तो हमारी मिट्टी के गुणों में भी कमी आती चली जाएगी। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल ऑल्सो बिकम्स अफेक्टेड, मतलब हमारी मिट्टी की प्रकृति भी अफेक्टेड हो जाएगी। यहां पर सॉइल प्रॉपर्टीज also get affected. सॉइल प्रॉपर्टीज भी वो अफेक्टेड हो जाती है। तो सॉइल प्रॉपर्टीज प्रभावित होते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन इज मेजर कॉज विच लीड्स टू चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। Deforestation is a major cause which lead to the change in soil property, which lead to the change in soil properties. Deforestation is a major cause which leads to the change in soil properties. Fewer trees result in more soil erosion. डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है जो कि हमारे मिट्टी के प्रॉपर्टीज को बदलता है। दूसरा, अगर कम पेड़ होंगे तो ज्यादा से ज्यादा सॉइल इरोजन होगा। fewer trees results in more soil erosion. मतलब कि अगर कम पेड़ हैं तो समझिए कि सॉइल इरोजन भी ज्यादा होगा। पेड़ लेसर द ट्रीज, more will be the soil erosion, more will be the flood, water cycle will be reduced, these all things. Removal of top layer of soil exposes the lower hard rocky layers. जैसे जैसे ऊपर वाले लेयर उड़ते जाएंगे वो हमको एक्सपोज करके नीचे वाले हार्ड लेयर तक पहुंचा देता है। And thus soil has less humus and less fertile. इससे हमारी मिट्टी में जो है ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है, उसकी फर्टाइल जो है कम होते हैं। एंड ऐसे केसेस में मिट्टी जो है वो डिजर्ट में बदल जाते हैं। अगर हम मिट्टी के टॉप मोस्ट लेयर को हटाते चले गए, इसी तरह से हटता चला गया, तो हम लोग उसके हार्ड लेयर के एक्सपोजर में आ जाएंगे। और मिट्टी के हार्ड लेयर के एक्सपोजर में आने से क्या होगा कि वहां जो है मिट्टी का जो फर्टाइल मिट्टी की फर्टिलिटी वहां कम हो जाएगी। मिट्टी की फर्टिलिटी इसलिए कम हो जाएगी कि वहां ह्यूमस ना के बराबर होंगे। There will be no humus and less fertile. Gradually, the less fertile soil will leads to
डेसर्टिफिकेशन, इससे वो डेजर्ट में कन्वर्ट कर जाएंगे। जैसे रिमूवल ऑफ टॉप लेयर, रिमूवल ऑफ top of the top, removal of the top layer of the soil, layer of the soil, expose the lower hard, expose the lower hard, expose the lower hard and rocky layer, The soil has less humus and this soil has less humus and is less fertile. इस सॉइल के पास कम ह्यूमस होते हैं और कम ह्यूमस वाले सॉइल जो होते हैं वो कम फर्टाइल होते हैं, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट. It is called desertification. It is called desertification. इसको desertification कहते हैं. Deforestation lead to decrease in water holding capacity. Deforestation क्या होता है? वो लीड करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी वो desertification. Removal of the top layer of the soil expose the lower hard rocky layer. ये expose करता है lower hard rocky layer के तरफ, and this soil has less humus. इस soil में humus की मात्रा बहुत कम होती है. जहां humus कम होंगे वहां soil less fertile होंगे, and it get converted into desert, and it is called desertification. इस प्रक्रिया को ही desertification कहते हैं. ऐसे ही desert का निर्माण होता है. तो यहाँ desertification, डिफॉरेस्टेशन से और क्या हो सकता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज कर जाएगा. जो मान लीजिए पानी वगैरह है जो सीप करके अंदर जाता था ड्यू टू रूट्स के कारण, और प्लांट्स जो है इन्फिल्ट्रेशन रेट को भी बढ़ाते हैं, सीपिंग भी प्लांट्स के कारण बढ़े हुए होते हैं, तो वो जो होगा वो कम हो जाएगा. अब यहां पर चलेंगे. Deforestation also lead to decrease the water holding capacity. Deforestation also lead to decrease the water holding capacity, water holding capacity of the soil. डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी का घटता चला जाएगा, बिकॉज रूट्स जो है वो पानी को मिट्टी के तरफ, मतलब वाटर टेबल के तरफ ले जाते थे, तो चूंकि रूट्स ही नहीं रहेंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी will also decrease. अब यहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी. मूवमेंट ऑफ वाटर, जैसे कि द मूवमेंट बात करेंगे वाटर होल्डिंग, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस टू ग्राउंड, from surface to ground, infiltration rate is reduced. So there are flood. इसलिए बाढ़ आते हैं, फ्लड आते हैं. मतलब जो रूट्स होते थे
वो क्या होते थे, पानी को यहाँ पर पानी को अंदर ले जाने में मदद करते थे। मतलब पानी को इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है रूट के कारण ज्यादा होता है और पानी नीचे ले जाने में मदद करते हैं। ये जब गायब हो जाते हैं रूट्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, तो पानी का इन्फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा और ये जो है ये फ्लड का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। दिस लीड्स टू द फ्लड। अब इसमें हम लोग चलेंगे अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। द अदर properties of the soil like nutrient content, texture, etc., etc. also change because of deforestation. Also change because of deforestation. Because of deforestation. यहां पर हम एक देखेंगे कि कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी सॉइल के, जैसे कि सॉइल की जो न्यूट्रिएंट कंटेंट कैपेसिटी होगी और सॉइल में अलग अलग तरह के जो डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे वो भी बदल जाएंगे ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। बिकॉज ज्यादा से ज्यादा इनका क्या होगा कि इरोड कर जाएंगे, सरफेस से उड़ते रहेंगे। बिकॉज रूट्स बाइंड्स ऑल दिस। रूट्स के बहुत सारे फंक्शन हैं। तो यहां पर हमने देखा वी गेट मैनी प्रोडक्ट। अब मान लीजिए कि पौधे का इतना ही काम नहीं है, हमारे वाटर साइकिल के लिए ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है और इन सब प्रॉपर्टीज के लिए ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो हमारे बहुत से प्रोडक्ट हम उनसे यूज करते हैं। वी यूज सो मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्लांट। तो सो मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्लांट्स मतलब मेडिसिन वाले भी पौधे होते हैं। अगर देखेंगे तो फूड, पौधे से हम फूड भी लेते हैं और बहुत सारे उनका जो है लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। देयर आर सो मेनी यूज ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का बहुत सारा उपयोग है। एंड सो इन सब के अलावा हम लोग क्या करेंगे कि फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को भी नहीं यूज कर पाएंगे। वी गेट मैनी प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट। और ज्यादा डिफॉरेस्टेशन से एक कहानी बन जाएगी कि इस तरह का फूड होता था, ऐसा होता था। तो सो डिफॉरेस्टेशन इस तरह से डिफॉरेस्टेशन से बहुत तरह से नुकसान है हमारे नेचर को और हमको। डिफॉरेस्टेशन से बहुत सारा लॉस है। अब हम लोग चलेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नाउ वी गो टुवर्ड्स द कंजर्वेशन of forest and wild life। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में विचार करेंगे। तो क्या है conservation of forest and wildlife? Some of the measures, some of the measures which can be taken for the conservation of forest, for the conservation of forest and wildlife are as given। देखिए
कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं, जो हम स्टेप उठा सकते हैं, वो है पहला, अनऑथराइज्ड फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट्री और टिम्बर ट्रेड, फायरवुड, उसको स्टॉप कर देना चाहिए। मतलब कि बिना मतलब के हम लोग को पेड़ काटते हैं, पेड़ काटने के लिए हम लोग लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेड्स, इसको व्यापार में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब चीज को रोकना चाहिए। बिकॉज फर्स्ट है द अनऑथोराइज्ड फेलिंग, मतलब कटिंग of forest trees for timber trade and firewood should be stopped immediately. Stopped immediately. ये क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। अनऑथराइज्ड फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट्री फॉर टिम्बर ट्रेड एंड फायरवुड शुड बी स्टॉप। इनको हमें रोकना चाहिए कि बिना मतलब के पेड़ को काटना टिम्बर ट्रेड के लिए और फायरवुड के लिए, ये कोई इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को रोकना चाहिए। क्योंकि डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, अगर बहुत सारे पेड़ को हम अपने ग्रिड्स के लिए काटते हैं तो क्या होगा कि नेचुरल हैबिटेट्स, दिस इज बिकॉज द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, destroy the natural habitat of wild animals, birds and expose them to the cruelty of a man। देखिए, मान लीजिए कि हम बराबर डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को काट रहे हैं, तो क्या होगा, ये नेचुरल हैबिटेट, जानवर के जो नेचुरल हैबिटेट है वो फॉरेस्ट है, और उन सब को काटने से क्या होगा कि जितने भी जानवर हैं वो हमारी नजरों तक पहुंच जाएंगे, हमारी क्रूएलिटी तक पहुंच जाएंगे। तो क्या होता है, ऐसा ही होता है। तो दिस इज बिकॉज द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, birds and expose them, and this expose them to the cruelty, this cruelty of man, मतलब कि and as well as nature, हम लोग क्या हैं, हम लोग जीव जंतु के तो दुश्मन हैं ही, उसके अलावा हम लोग नेचर के भी एनिमी हैं, प्रकृति के भी शत्रु हैं। हम लोग जितना कोई नुकसान नहीं करता है नेचर को, सो अगर पेड़ काटेंगे तो इन सभी का एक्सपोजर जो होगा वो हमसे, हमारे तरफ होगा, क्रूएलिटी ऑफ मैन, हमारी निर्दयता के तरफ होगा, और ये क्या होगा, नेचर के तरफ हो जाएगा। और नेचर हमारा क्या होगा, हम नेचर के भी क्या है कि नेचर को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, और एनिमल के और बर्ड्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, एज वेल एज उनके शेल्टर को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो सो ये सब करने से क्या होगा कि हम लोग इनके प्राकृतिक आवास को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहाँ पर इन केस ऑफ दूसरा अगर बात करें, कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए, इसको स्टॉप करना चाहिए। कंजर्वेशन हम इनको स्टॉप करना चाहिए, स्टॉप इमीडिएटली,
दूसरे पॉइंट्स की बात करेंगे हम। तो इसमें क्या है, इन केस ऑफ, अगर गवर्नमेंट, इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड, गवर्नमेंट authorized felling of forest, authorized felling of forest, felling of forest, of forest trees for ever फॉरेस्ट कट डाउन एन इक्वल एरिया एवर, अगर हम किसी फॉरेस्ट को, मीन्स अगर हम ऑथराइज्ड रूप से अगर हम पेड़ को काट रहे हैं, अगर हम ऑथराइज्ड रूप से पेड़ को काट रहे हैं, तो जितने हम पेड़ काट रहे हैं तो उतना हमको लगा देना चाहिए। इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज फॉर एवर, एरिया ऑफ फॉरेस्ट कट डाउन, एरिया ऑफ फॉरेस्ट, जितना एरिया हम फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट कट डाउन, जितना एरिया फॉरेस्ट को हम लोग कट करते हैं, इक्वल एरिया लैंड शुड बी, इक्वल एरियाज ऑफ लैंड शुड बी planted with sapling of trees, planted with sapling of trees for make up for the loss of, for make up for the loss of, make up for the loss in long run, मतलब कि लंबे समय के लॉस से बचा जा सकता है। इससे क्या होता है कि जितना हम पेड़ काट रहे हैं लीगली, उतना ही जो है हमें चाहिए कि उतना पेड़ को लगा दिया जाए। जितना एरिया काट रहे हैं उतना लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि लॉस, बहुत लंबे समय तक जो है लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिस थिंग्स, अब इससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन से बचने के लिए जितना हम पेड़ काटे उतना पेड़ को लगाए, ये हम लोग का भी सिद्धांत होना चाहिए। और गवर्नमेंट की तरफ से अगर ऐसा हो रहा है तो वहां भी यही रूल चलना चाहिए। अनऑथराइज्ड कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी कंप्लीटली स्टॉप, इसको स्टॉप करना चाहिए। अब कंजर्वेशन कैसे कर पाएंगे? कंजर्वेशन, तीसरा पॉइंट जो हम कंजर्व कर सकते हैं वो है द नेचुरल हैबिटेट, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल, हैबिटेट of wild animals, natural habitat of wild animals should be preserved by, should be preserved by establishing conservation areas, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कंजर्वेशन एरियाज भी बने हुए हैं। हम लोग नेचुरल हैबिटेट, किसी भी जीव जंतु के नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व कर सकते हैं अगर हम कंजर्वेशन एरियाज को क्रिएट करें। इफ वी क्रिएट द कंजर्वेशन एरिया, वी कुड able to preserve this natural habitat, हम लोग इस नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व कर पाएंगे। अब इसमें कंजर्वेशन एरियाज,
वाइल्ड जैसे कि कंजर्वेशन एरियाज में सच एज अभी जो है वो है बायोस्फीयर रिजर्व, यहां पर सच एज बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसके बाद करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसका निर्माण करके हम कर सकते हैं। एंड नेशनल पार्क वेयर वाइल्ड एनिमल कैन फ्लोरिश, जहां पर जीव जंतु अपने प्राकृतिक आवास में फ्लरिश कर सकते हैं, वेयर रह सकते हैं, वेयर वाइल्ड एनिमल्स can flourish in natural surrounding, अपने प्राकृतिक सराउंडिंग में ये क्या हो सकते हैं, फ्लरिश कर सकते हैं, खूब फल फूल सकते हैं, फ्लरिश इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, protected from outside world, देखिए क्या होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे कि मान लीजिए कि नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स शुड बी प्रिजर्व्ड बाय एस्टैब्लिशिंग कंजर्वेशन एरिया को बना करके हम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को और बचा सकते हैं। जैसे हम लोग कौन सा चीज यूज करते हैं, कंजर्वेशन एरियाज, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व जैसे है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, ये ऐसे स्थल हैं वेयर वाइल्ड एनिमल्स अपने प्राकृतिक आवास में फल फूल सकते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, और ये हमारे बाहरी संसार से दूर रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। और वैसे भी जो बाहरी संसार से दूर और सुरक्षित है वो ऑलवेज प्रोटेक्टेड है। यो बहुत सारी चीजों को आपने देखा होगा कि आ जाया नजर में तो वो प्रोटेक्टेड है, और जब तक ये आपके प्राकृतिक आवास जब तक ये बाहरी आउटसाइड वर्ल्ड से सुरक्षित है तब तक ये सुरक्षित है, और जब इनकी नजर इन सब पर पड़ जाती है तो इनके लिए ये क्रूएल, ये खतरे के निशान बन जाते हैं। सो दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, इसके लिए बनाया गया है नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सो मेनी। अब यहां पर टोटल बैन, अगर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, टोटल बैन should be imposed on poaching, total ban should be imposed on the poaching, मतलब ये किलिंग हो गया, किलिंग, इस पर पूरा प्रतिबंध होना चाहिए, किलिंग और कैप्चरिंग, किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड, टोटल बैन, पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए पेड़ को काटने पर, कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स पर। बायोस्फीयर रिजर्व जैसे कि आपको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, ये जो है कंजर्वेशन एरियाज हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज
wildlife sanctuaries, wildlife sanctuaries, wildlife sanctuaries and national park are, ये सब जो है ये कंजर्वेशन एरिया है, ये एस्टैब्लिश्ड हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। There are 3 types of protected areas which have been established by the government. These are 3 types of areas. ये 3 तरह के क्षेत्र हैं। These are 3 types of areas. ये जैसे कि गवर्नमेंट ने बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क का निर्माण किया है, ये ऐसे 3 तरह के क्षेत्र हैं जिनको गवर्नमेंट ने निर्माण किया है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। These are 3 types of areas which government have made for the conservation of wildlife. 3 types of protected areas. You can also write protected areas which have been established, or earmarked, established by government for conservation of forest, forest के साथ साथ and wild animals. ये 3 ठो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किए। प्लांट और एनिमल के कंजर्वेशन के लिए टोटल बैन शुड बी इम्पोज्ड ऑन पोचिंग। अगर मान लीजिए कि हम क्या करें, इस पर पूरा प्रतिबंध होना चाहिए। किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स पर पूरा प्रतिबंध लगाना चाहिए। यहां पर उसी के लिए गवर्नमेंट ने 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज का निर्माण किया है। गवर्नमेंट हैज मेड 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज और विच हैव बीन established by government for conservation of forest and wild animals. जीव जंतुओं के कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने 3 तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज का निर्माण किया और वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। तो ये 3 तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। तो यहां पर हम लोग पहले चल रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? तो यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व में हम लोग पढ़ेंगे एरियाज आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। these areas are protected by law। ये कुछ नियम से प्रोटेक्टेड होते हैं which have been established throughout our countries, throughout our countries. These areas are protected by law which have been established throughout our country for the conservation of plant and animals. For the conservation of plant and animals. For the conservation of plant and animals, flora and fauna in that area. Flora and fauna in that area,
एरिया। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसे एरिया है जो प्रोटेक्टेड, कानूनी रूप से ये प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ये these have been established throughout our countries। ये पूरे संसार में क्या है, ये established है for the conservation of plant and animals। ये किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट के लिए और एनिमल्स के लिए। फ्लोरा एंड फाउना मतलब प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ दैट एरिया। ये हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें क्या ह्यूमन एक्टिविटीज, यहाँ कौन कौन सा चीज आप नहीं कर सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में? ह्यूमन एक्टिविटीज, देखिए क्या है कि दीज आर एरिया प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ये कानूनी रूप से ये सुरक्षित है। विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू आउट आवर कंट्रीज, जो हमारे देश में पूरी तरह से अपनी पूरी तरह से स्प्रेड है थ्रू आउट आवर कंट्रीज। और ये किसके लिए है? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए इनका निर्माण किया गया है और कानूनी निर्माण किया गया है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स के लिए इसको हम बनाए। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी जो बायोस्फीयर रिजर्व में मना किया गया है, what type of human activity you cannot perform in the biosphere reserve। दो जो ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ प्रोहिबिटेड है इन बायोस्फीयर रिजर्व, इन बायोस्फीयर रिजर्व human activities that are prohibited, human activity which are prohibited, human activity जिसको हम लोग मना करते हैं, जिसको हम नहीं करना चाहिए। मतलब कि कौन कौन से मनुष्य के क्रियाकलाप यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। What type of action you cannot do in biosphere reserve। तो ये कौन कौन से एक्शन नहीं कर सकते हैं आप? A cutting of forest tree, a cutting of forest trees को काटना भी है। आप यहां पर नहीं कर सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, नहीं कर सकते हैं। हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, grazing of cattle, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, प्लांटेशन आप यहां नहीं कर सकते हैं। प्लांटेशन जो चीज यहां पर मना किया हुआ है, जो चीज यहां पर प्रोहिबिटेड है, वो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। आपके फॉरेस्ट ट्रीज जो हैं वो लगातार काटे जा रहे हैं। तो यहाँ बायोस्फीयर एक ऐसा रिजर्व है, ये काम आप यहाँ नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट वहां पर आप कल्टीवेशन, क्रॉप के कल्टीवेशन को भी नहीं कर सकते। यहाँ पर जानवरों का किलिंग सख्त मना है, मतलब एकदम एक्सट्रीमली प्रोहिबिटेड। यहाँ पर यू कैन नॉट किल द वाइल्ड एनिमल्स, और वहां अगर आप जानवर को चला भी नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट ग्रेज द कैटल एंड प्लांटेशन, ये काम आप यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं कर सकते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज जो है उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, रोका गया है। जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, किलिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स, जैसे कि पोचिंग एंड हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, पशु को चराना और पौधे को लगाना। इन सभी एक्टिविटीज को बायोस्फीयर रिजर्व में पूर्ण तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे लेक्चर के साथ चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, चैप्टर 7 यहीं पर आज खत्म करने जा रहे हैं।
Thank you for watching the videos. Please like, subscribe and share the videos. Thank you.